आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज शाम 5 बजे बेगमपेट हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, जिसके बाद वह शाम 5:30 बजे से जातीय जनगणना पर राज्य स्तरीय परामर्श बैठक में भाग लेने के लिए बोवेनापल्ली में गांधी विचारधारा केंद्र जाएंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क, टीपीसीसी अध्यक्ष बी महेश कुमार गौड़ समेत अन्य लोग शामिल होंगे। बेगमपेट हवाई अड्डे से शाम 7:10 पर दिल्ली के लिए अपने विशेष उड़ान से सवार होने से पहले राहुल गांधी वहां आधा घंटा अतिरिक्त बिताएंगे। वहीं राहुल गांधी के तेलंगाना में आने पर यहां पे पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पे है और चारों तरफ निगरानी की जा रही है। इसी के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। बीआरएस के विधायक टी हरीश राव ने आज आरोप लगाया कि राहुल गांधी और तेलंगाना कांग्रेस ने राज्य के युवाओं को गुमराह किया है। राव ने हाल ही में तेलंगाना लोक सेवा आयोग परीक्षा में हुई गड़बड़ी का जिक्र किया, जहां परीक्षा स्थगित करने की मांग करने पर उम्मीदवारों को तेलंगाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उन्होंने कांग्रेस की प्रजा पालन शासन शैली पर कटाक्ष किया और राहुल गांधी से पूछा कि क्या इसमें छात्रों को हिरासत में लेना शामिल है। राहुल गांधी जी, क्या आप जानते हैं कि जिस स्थान पर आप गए थे वहां आपकी प्रजा सरकार ने छात्रों को पीटा था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बिना किसी वास्तविक लाभ के टीजीपीएससी का नाम बदल दिया है। सिद्दीपेट विधायक ने राहुल गांधी से हैदराबाद के अशोक नगर का दौरा करने के लिए कहा और दावा किया कि यह क्षेत्र शोक नगर में बदल गया है। एक्स पर एक पोस्ट में सिद्दीपेट विधायक ने दावा किया कि युवा विकास 5 लाख रुपए का वादा एक खाली गारंटी में बदल गया है, जिससे तेलंगाना के युवा असुरक्षित हो गए हैं। राव ने वादा किए गए 2 लाख नौकरियों में से केवल 10% प्रदान करने के लिए कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने जॉब कैलेंडर को लेकर तेलंगाना सरकार की आलोचना की और इसे बेरोजगार कैलेंडर करार दिया। तेलंगाना के पूर्व मंत्री का यह पोस्ट तब आया है जब राहुल गांधी ने तेलंगाना में बीआरएस कार्यकाल को दोराला के सीआर सरकार करार दिया और आरोप लगाया कि पिछली सरकार के दौरान युवाओं को परेशानी हुई थी। इसी के साथ हरीश राव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भले ही प्रकाश अंबेडकर के साथ गठबंधन न किया हो, लेकिन जय भीम और जय मीम नारे वाले एजेंडे के साथ उतरे हैं। ओवैसी ने इस बार महाराष्ट्र की 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें 12 सीट पर मुस्लिम और 4 सीट पर दलित समुदाय के प्रत्याशी पर भरोसा जताया गया है। इस तरह की दलित और मुस्लिम समीकरण के सहारे ओवैसी महाराष्ट्र की राजनीति में किंग मेकर बनने की जुगत में है। एआईएमआईएम के टिकट पर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 230 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन ओवैसी ने सिर्फ 16 सीट पर ही उम्मीदवार उतारे। मुस्लिम दलित वोटों को अपने पक्ष में करने की उम्मीद में ओवैसी ने 4 सुरक्षित सीटों पर दलित समुदाय से उम्मीदवार उतार दिए हैं और जिन 12 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया गया है उन पर मुस्लिम वोटरों की आबादी 25% से भी ज्यादा है। ओवैसी ने आरक्षित सीटों में 4 दलित उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, तो वही 12 मुस्लिम को प्रत्याशी बनाया गया है। इसी के साथ इस चुनाव में मुद्दे की बात की जाए तो ओवैसी ने मॉब लिंचिंग, अल्पसंख्यक उत्पीड़न और हिजाब जैसे मुद्दों को उठाकर मुस्लिम समुदाय के बीच अपनी पैठ जमाने की रणनीति में है। मीडिया से बात करते हुए इम्तियाज जलील ने कहा कि हमने जो सीटें चुनी है वो बेहतर नतीजे देंगी। राजस्व बढ़ाने के लिए संसाधन जुटाने पर कैबिनेट उपसमिति ने खाली पड़े फ्लैटों और खुले भूखंडों की नीलामी करने का फैसला किया है। उपसमिति ने आवास अधिकारियों को राजीव स्वगृह योजना के तहत खाली पड़े फ्लैटों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने और राजस्व सृजन को अधिकतम करने का निर्देश दिया। उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क की अध्यक्षता में उप समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान सदस्यों ने नगर प्रशासन और शहरी विकास विभाग द्वारा प्रबंधित खुले भूखंडों की चल रही नीलामी की समीक्षा की। यह देखते हुए कि कुछ निजी व्यक्ति कुछ भूमि खंडों पर मुकदमेबाजी कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संयुक्त उद्यम परिसंपत्तियों से संबंधित विवादों को सुलझाने और इन परिसंपत्तियों से राजस्व प्राप्त करने का प्रयास करने का निर्देश दिया है। उन्होंने इस विवादों को सुलझाने के लिए वित्त विभाग के विशेष मुख्य सचिव के अधीन एक समिति बनाने का सुझाव दिया। विक्रमार्क ने यह भी उल्लेख किया है कि हैदराबाद में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के कुछ मालिकों ने आउटर रिंग रोड के बाहर ट्रांसफर का अनुरोध किया है। उन्होंने अधिकारियों को इन अनुरोधों पर विचार करने और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एमएसएमई औद्योगिक पार्कों की स्थापना में तेजी लाने का निर्देश दिया है।
पिछले 3 दिनों में सड़क दुर्घटना में 3 मोटर चालकों की मौत का संज्ञान लेते हुए हैदराबाद यातायात पुलिस ने लापरवाह चालकों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले मोटर चालकों पर नजर रखने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। ऐसे दुखद सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और हेलमेट नियम का 100% अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यातायात पुलिस हेलमेट नहीं पहनने वाले दोपहियों वाहन चालकों और गलत मार्ग या विपरीत दिशा में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाएगी। यातायात प्रभाग का पुलिस के अनुसार पिछले 3 दिनों में हेलमेट न पहनने के कारण हैदराबाद पुलिस से आयुक्तालय सीमा के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं में 3 मोटरसाइकिल चालकों की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि बिना हेलमेट गाड़ी चलाना एमवी एक्ट की धारा 129/177 के तहत उल्लंघन है और 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। एमवी अधिनियम की धारा 119/177 और 184 के तहत गलत दिशा या मार्ग पर गाड़ी चलाना दंडनीय है और एमवी अधिनियम की धारा 19 के तहत 3 महीने की अवधि के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने के अलावा 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यूपी मदरसा एक्ट वैध है या अवैध, सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसलों को पलटते हुए यूपी मदरसा एक्ट को मान्यता दी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को संविधान के मौलिक ढांचे के खिलाफ बताते हुए सभी छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाने का आदेश दिया था। CJI DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जस्टिस की बेंच ने कहा कि यह सही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो निर्णय था जिसमें ये कहा गया था कि मदरसा बोर्ड की और जो एक्ट है वो संविधान के सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के विपरीत है, उसको पूरी तरह से खारिज किया है, उसको सेट असाइड किया है और कहा है कि मदरसा बोर्ड और जो एक्ट है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। जहाँ तक कि कामिल और फाजिल डिग्री का सवाल है, जो कि हायर डिग्री होती है ग्रेजुएशन लेवल की, उस पे उन्होंने कहा है कि ये मदरसा बोर्ड कन्फर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन मुंशी, मौलवी और आलिम की डिग्री जो 10वीं 12वीं के बराबर होती है उसकी पूरी वैलिडिटी रहेगी। सर, जो पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं उन लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत है? ये बहुत बड़ी राहत है क्योंकि बहुत टीचर्स का, बहुत स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में आ गया था। हाई कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिया था कि इनको स्कूलों में लेके जाइए, मदरसे के बजाय इनको सरकारी स्कूलों में वो कीजिए। यूपी में सरकारी स्कूलों के हालात हम सबको पता है, साथ ही साथ इतने सरकारी स्कूल भी नहीं हैं और मदरसा अपने आप में, हम उर्दू से हट के अगर उसका ट्रांसलेशन देखें तो उसका मतलब ही स्कूल ही होता है। तो वो जो भविष्य अधर में लटक गया था, अब उस पर एक फाइनल निर्णय आ गया है और उनके लिए भी और मदरसा बोर्ड की तरफ से भी वी वेलकम द डिसीजन। जो दूसरे बोर्ड हैं जैसे CBSE कह लें या CSE कह लें और मदरसा बोर्ड है, उसकी एजुकेशन का जो पैटर्न है आप उसे किस तरीके से देखते हैं? दोनों सेम है या डिफरेंट? जी, हम जो मदरसा बोर्ड ने जो प्रिस्क्राइब किया है जो करिकुलम, वो NCERT और यूपी बोर्ड के बराबर है। जहाँ तक कि इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथमेटिक्स, इन सब का, ज्योग्राफी, इनका सवाल है। बस एक अलग से इस्लामिक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है जो कि एक संवैधानिक अधिकार है जनता का, जो मुस्लिम है ख़ास करके उनका, कि वो उसकी एजुकेशन पाएँ। तो उसको मेंटेन किया हुआ है और उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो जैसे कि आपने फैसला सुना, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या खास बात कही, क्या आधार दिया, क्या उनका? देखिए, अभी डिटेल जजमेंट आएगा, अभी प्रोनाउंसमेंट ही हुआ है और प्रोनाउंसमेंट में उन्होंने सीधा पूरी तरह से उस जजमेंट को सेट असाइड किया है। कहा है कि वो सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट के विपरीत नहीं है और हम इस फैसले का बहुत वेलकम करते हैं। RMC ने तमिलनाडु के 9 तटीय जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें 8 नवंबर 2024 से भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की चेतावनी दी गई है। यह पूर्वानुमान ऐसे समय में आया है जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण और निम्न दबाव की एक द्रोणिका बनी हुई है, जिससे तट पर तेज बारिश की स्थिति बन रही है। RMC के अनुसार इन क्षेत्रों में संभावित गरज के साथ भारी वर्षा की उम्मीद है, जिससे निचले इलाकों में स्थानीय बाढ़ और जलभराव हो सकता है। डायनामिक मॉडल से विस्तारित सीमा के पूर्वानुमानों के अनुसार तटीय तमिलनाडु में सामान्य से थोड़ी अधिक बारिश होने की उम्मीद है। राज्य भर के अन्य क्षेत्रों में हल्की अधिक मध्यम बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु को प्रभावित करने वाली मौसम प्रणाली दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर
केंद्रित एक चक्रवाती परिसंचरण के कारण है। वही संभावित खतरनाक मौसम को देखते हुए अधिकारियों ने तमिलनाडु के मछुआरों को 7 और 8 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में जाने से बचने की चेतावनी दी है। पूर्वानुमान में 35 से 45 किमी प्रति घंटे की गति से हवा चलने और उत्तरी तमिलनाडु तट पर 55 किमी प्रति घंटे तक की गति से तूफान मौसम का संकेत दिया गया है, जिससे समुद्र में रहने वालों के लिए स्थिति जोखिम भरी हो सकती है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।